हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस की एप्लीकेशन जो मेंटेनेंस के लिए होती है वो किस तरह से ड्राफ्ट होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम जो है बहुत इजी है। एक वाइफ और एक माइनर चाइल्ड है। जो वाइफ है वो डिजर्टेड है बाय द हस्बैंड, और हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स हैं बट स्टिल वो रिफ्यूज़ करते फॉर मेंटेनेंस, एंड वाइफ हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स। सो इसके लिए हम जो है ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ये जो हमारा नेम क्लॉज होगा ये इसे हम आखिरी में देखेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन पहले देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो है हमारा हेड नोट। हेड नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे पहले जो जज है इतने सारे डॉक्यूमेंट से हेड नोट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है। स्टार्टिंग वाले पॉइंट के अंदर हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, तो उस इंट्रोडक्शन के अंदर हम मैरिज की डिटेल देंगे, एक चाइल्ड बॉर्न आउट हुआ है उसके बारे में बताएंगे, और रेसिडेंस उनका कहाँ था इस बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कोर्ट को देंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे कंप्लेनेंट नंबर 1 है वो लीगली वेडिड वाइफ है, और जो हमारे कंप्लेनेंट नंबर 2 है वो उनका लेजिटिमेट सन है। और लेजिटिमेट सन लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इलेजिटिमेट सन को कभी भी किसी प्रकार की फादर से प्रॉपर्टी नहीं मिलती क्योंकि वो बेसिकली उनका फादर ही नहीं होता। देन सेकेंड पॉइंट के अंदर हमने ये बताया कि ये जो मैरिज है वो कैसे हुई थी। तो ये हिंदू राइट्स के अंडर हुई है, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई होगी। सेरेमनीज़ की डेट ये है, लोकेशन ये है, और जो कंप्लेनेंट नंबर 2 है वो इस वेडलॉक से हुआ था इस तारीख को। सो इस बेसिस पे कोर्ट जो है एज और ये सारी चीज़ें देख लेगी क्या है। फिर जो कंप्लेनेंट नंबर 1 है वो साथ में रहे थे मैरिज से कब तक, 2023 तक वह साथ में रहे थे। कहाँ पर? दिल्ली में। ये हमारे इंट्रोडक्शन वाले फैक्ट आ गए। अब इस साथ में रहने में प्रॉब्लम क्या आई। यहाँ पे जो ये केस है वो डिजर्शन एंड नेग्लेंसी का है। सो इसमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सारे हमारे फैक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कोर्ट को अब बताएंगे कि जो पीरियड था जून और जुलाई 2023 का, उसके अंदर मेट्रीमोनियल लाइफ के अंदर क्या इशू आया कि जो कंप्लेंट नंबर 1 है उनका एक अफेयर हो गया। और ये जो फैक्ट्स है वो हर केस के डिफरेंस रहेंगे, बट मैं आपको बस एक सीक्वेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो है एक एप्लीकेशन के अंदर जाता है। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट में हम ये बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। सो ये प्रॉब्लम जो है इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने ये वाली बात बता दी कि इलेजिटिमेट अफेयर है, अफेयर आउटसाइड चल रहा है वेडलॉक के अंदर। जब उन्होंने रिस्पोंडेंट ने इन्हें ये वाले पॉसिबल एफर्ट्स लगाए ये वाली बात करने के लिए, बट फिर भी इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। रैदर उस बिहेवियर से कंप्लेनेंट नंबर 1 और रूड हो गया, क्रूअल हो गया, ऑपरेसिव हो गया। और जो कंप्लेनेंट नंबर 1 है और 2 है उन्हें मैट्रिमोनियल होम से निकाल भी दिया था उन्होंने, इसलिए वो अपने फादर यानी कंप्लेनेंट नंबर 1 के जो फादर है उनके साथ डिसाइड करना रहने लग गए। फिर वहाँ जाने के बाद भी रिस्पॉन्ड जो हमारे कंप्लेनेंट नंबर 1 है उन्होंने रिपीटेड अटेम्प्ट्स करें कि वो रिस्पोंडेंट के साथ मैट्रिमोनियल हाउस में वापस से साथ रह लें, बट जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने इस चीज़ को भी रिफ्यूज़ कर दिया। यानी किसी भी प्रकार का कॉपरेशन की वह वापस से साथ रह लें और उनका नॉर्मल जो एक जो वेडिंग रिलेशनशिप है, वो मैरिज की जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहे, वो नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हम यहाँ में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो हमें कोर्ट से मांगना है। सो इसके अंदर हम ये मांग रहे हैं कि हम उनसे चाहते हैं क्या है। सो हमें उनसे मेंटेनेंस मांगना है, यानी हमें उनकी इनकम जो है वो बतानी पड़ेगी कि वो क्या करते हैं। तो ये वाली बात हमने इसके अंदर बताई है कि हमने कंटिन्यूस एफर्ट्स लगा लिए, फिर उसके बाद भी जो हमें रिफ्यूज़ करा गया और हमें मेंटेनेंस देने के लिए निगलेक्ट करा गया है, ये वाली पार्ट है। और इसके अंदर जो हमारे पास जो हमारी बिलोंगिंग है कंप्लेनेंट नंबर 1 की, जो उनका डाउरी हो गया है, स्त्रीधन हो गया है, वो भी रिस्पोंडेंट के घर पे ही है। ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कोर्ट को। अब रिस्पोंडेंट जो है वो करता क्या है, तो भाई वो एक विंग कमांडर है, वो भी इंडियन एयरफोर्स में, यानी एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। ये उनकी मंथली इनकम है, यानी इस लेवल का इन पैसे जो है उनके पास आ रहे हैं। और अगर उनके पास 1,50,000 रुपये वो पर मंथ कमा रहे हैं, यानी उनके पास सफिशेंट मीन्स है कि वो मेंटेन कर सकते हैं अपनी वाइफ और उनके बेटे को। ये वाली बात बता दी। फिर उसके बाद हमने हमारा सिचुएशन भी बताना है क्योंकि कोर्ट ये भी कंसिडर करती है कि वाइफ क्या कर रही है, क्या वाइफ खुद में केपेबल हैं दोनों की ख्याल रखने के लिए या खुद का ख्याल रखने के लिए। तो हमारी जो वाइफ है यानी हमारी कंप्लेनेंट नंबर 1 है, वो इनके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है ही नहीं, और वो नहीं मेंटेन कर सकती खुद को, और वो इस समय अपने फादर के साथ दिल्ली में रह रही हैं और वो डिपेंडेंट हो चुकी है उनके ऊपर। यानी अब उन्हें किसी प्रकार की इनकम या फिनेंशियल हेल्प तो चाहिए। अब वो कितनी चाहिए,
सो जो हमारी कंप्लेनेंट नंबर 2 है वो ये कह रही है कि उनका एक माइनर सन है जो उनके साथ रह रहा है, जिसके स्कूल और इन सब का खर्चा ही 25,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है। और जो कंप्लेनेंट नंबर 2 है वो अपने मेड सर्वेंट और प्रॉपर्टी और इन सब में जो रह रही है उसके कारण भी उनका 10,000 रुपये का जो खर्चा है पर मंथ आ रहा है। सो इसलिए जो कंप्लेनेंट है वो चाहती हैं कि ऑनरेबल कोर्ट जो है उनके पिटिशन को एंटरटेन करे और उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाए। अब हमारा आखिरी में आता है प्रेयर, कि हम प्रेयर में लिख क्या रहे हैं। अब प्रेयर जो है वो एग्जैक्टली प्रिसाइज होनी चाहिए कि कोर्ट क्या से आप क्या मांगना चाह रहे हो। सो इसके अंदर हमने ये वाली बात बता दी कि हम जो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस हमारे लिए हमारे फेवर में आए और उसके अंदर रिस्पोंडेंट जो हैं वो कितना पैसा पे करें, वो 50,000 रुपये पे करें टूवर्ड्स कंप्लेनेंट नंबर 1 यानी उनकी वाइफ के लिए, और 30,000 रुपये वो मेंटेनेंस के तौर पे दे किसे, कंप्लेनेंट नंबर 2 पे। तो टोटल 80,000 का जो है वो प्रेयर के लिए हमने मांगा है। अब आखिरी में हमें ये बताना होता है कि कंप्लेनेंट्स ने किसके थ्रू फाइल करी है, तो कंप्लेनेंट्स थ्रू ये सेंट्रल लाइन में आ जाता है और ये सारी चीज़ हमें राइट अलाइनमेंट में आ जाती है। इसमें अब आपका नाम, जो भी एडवोकेट फाइल कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। एडवोकेट वो किसके हैं, तो पेटिशनर के हैं, एप्लीकेंट के। यहाँ से आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन कि चेंबर कौन सा है, उसका एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर। लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट से आप प्लेस लिखते हैं और डेट लिख देते हैं। इस पिटिशन के साथ साथ एक एफिडेविट जो है वो आपको अटैच करना ज़रूरी होता है कोर्ट के अंदर, और किसी प्रकार के अगर आप विटनेस लगा रहे हैं तो उनकी जो लिस्ट है वो सेपरेटली मेंशन होती है। जो एक चीज़ जो हम ऊपर छोड़ चुके थे वो था हमारा नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज हमारा सेंट्रल अलाइनमेंट के अंदर आप कोर्ट की इन्फॉर्मेशन देते हो। लेफ़्ट इंक्लाइनमेंट से आप कौन सा मैटर है उनका नाम लिख देते हो, तो मैटर का जो भी नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हमारे कंप्लेनेंट नंबर 1 थे तो ये वाइफ हो गई, उनका नाम वाइफ ऑफ रेसिडेंट्स, ये सारी चीज़। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है क्यों, क्योंकि इस केसेस में मोस्टली यही होता है कि जो बच्चा रहता है वो माइनर होता है, इसलिए वो खुद से नहीं केस कर सकता। तो हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, और वो किसके थ्रू आ रहा है, उसकी मदर एंड नेचुरल गार्डियन जो है उनके थ्रू आ रहा है, जो हमारे वो हो गए। सेंटर में आपने वर्स करके जो दूसरी वाली पार्टी है उनका नाम लिख दिया। सो कुछ इस प्रकार से जब आप ये सारी स्टेप करेंगे तो ये आपका फर्स्ट पेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ये इस प्रकार से चलेगी, और लास्ट में हमारी प्रेयर के थ्रू ये जो हमारा ड्राफ्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।